सो क्लास अभी तक हमने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को बोला गया है कोलॉइड्स। ठीक है, इनको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, सेकंड नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के बेसिस पर, थर्ड टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, किस तरीके के पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। वो एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल हमने देखा था मिसाइल्स। ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसको बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड एक कंसंट्रेशन चाहिए होती है जिस कंसंट्रेशन पे वो काम करता है, दैट इज कॉल्ड द मिसाइल्स कंसंट्रेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म्स ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन। मिसाइल्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें पता है मिसाइल्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर मिसाइल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, दे आर द सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप्स एक्चुअल में सॉल्ट्स होती है हायर फैटी एसिड्स के। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक नेगेटिव पार्ट होगा एंड एक पॉजिटिव पार्ट होगा। यहाँ अगर हम देख रहे हैं सोडियम सिट्रेट का एग्जांपल, इसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा ये नेगेटिव पार्ट है एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। पोलर किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर होता है नेचर में। ऑलराइट, क्योंकि ये पोलर है नेचर में, दैट मीन्स इसके चार्ज क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अब चार्ज सेपरेशन है, अगर मैं यहाँ से ये जो Na है, इस Na को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके की चेन देखने के लिए मिलेगी। ये जो कार्बन वाला पार्ट है पूरा का पूरा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये पार्ट कैसा होता है नेचर में, हाइड्रोफोबिक। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो वर्ड किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था लायोफोबिक। लायो मतलब लिक्विड को जो रिपेल करे। अब यहाँ वर्ड क्या आ गया, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स पर्टिकुलरली किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए। दैट मीन्स ये कैसे हो जाएंगे, वाटर रिपेलिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट नॉन पोलर होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन होती है, तो इतना ज्यादा चार्ज सेपरेट नहीं हो पाता है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि पोलर वाला पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट, ये जो चार्ज वाला पार्ट है, अब यहाँ पर चार्ज है इसलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या आ जाता है, हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लविंग, तो ये कैसे हो जाते हैं, वाटर लविंग हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर दो पार्ट फॉर्म हो जाते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, सेकेंड इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट को क्या बोला जाता है, टेल, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट को क्या बोला जाता है, हेड। सो उसी चीज को हमने ये टेल वाला जो पार्ट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एंड हाइड्रोफिलिक हेड को हमने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट, अब ये जो पार्ट है ये पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा, हाइड्रोफोबिक वाला, इसलिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे
अपना आप को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से पानी से दूर हो जाएंगे खुद और एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, और पानी की तरफ कौन सा पार्ट आ जाएगा इनका? हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, दैट इज वाटर लविंग पार्ट आ जाएगा। तो वहां वाटर लविंग पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो हमें मिला है इसी चीज को बोला जाता है मिसिल, और इस तरीके से मिसिल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम, ये जितना भी कार्बन चेन वाला पार्ट था उसने अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि वो मॉलिक्यूल सारे एक साथ आ गए हैं। एंड बाहर की तरफ हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वो कौन सा पार्ट मिल रहा है? हाइड्रोफिलिक पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। सो RCOO माइनस प्रेजेंट होता है सरफेस पर, एंड R वाला जो चेन है वो सरफेस से दूर रहता है। ठीक है, वो अपने आप को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और इसीलिए क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया है इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आयनिक मिसाइल्स बोला जाता है। जब ये एक साथ फॉर्म हो जाते हैं ये मिसाइल्स क्या कहलाते हैं? आयनिक मिसाइल्स। ठीक है, लेकिन अब एक कंडीशन है, हमने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये फॉर्म होते हैं मिसाइल्स, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही फॉर्म होते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक या दो हुए तो ये अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगे कि जो ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आ जाए एंड हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट बाहर की तरफ आ जाए वाटर की प्रेजेंस में। इसलिए एक कंसंट्रेशन होना जरूरी है, और उसी कंसंट्रेशन को बोला जाता है क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन, जिस पर मिसाइल्स फॉर्म होना शुरू करते हैं। These missiles may contain as many as 100 such ions। ठीक है, इनके अंदर 100 तक आयंस पॉसिबल है। और इसी तरीके का एग्जाम्पल हमें उसके साथ देखने के लिए मिलता है डिटर्जेंट्स के। डिटर्जेंट्स का एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम लॉरियल सल्फेट। अब यहाँ पर सोडियम तो अलग सेपरेट आउट हो जाएगा पानी के अंदर, जब हम डिसॉल्व करेंगे तो नेगेटिव पार्ट अलग हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाता है, तो सोडियम अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। अब हमारे पास नेगेटिव पार्ट में ये चेन बचेगी जिसमें से ये जो सल्फेट वाला पार्ट है, ये सल्फेट वाला पार्ट क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए किसकी प्रेजेंस में आने की कोशिश करेगा? पानी के पास आने की कोशिश करेगा। ये कैसा हो जाएगा नेचर में? हाइड्रोफिलिक। एंड ये जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन है, दैट मीन्स ये कैसे चेन है? नॉन पोलर। और ये कहाँ जाने की कोशिश करेगी? पानी को रिपेल करने की कोशिश करेगी। ये पार्ट हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, और इसी तरीके से इसके अंदर भी मिसाइल्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरीके से काम करती है? अभी हमने देखा कि मिसाइल्स किस तरह से फॉर्म हुए। मिसाइल्स फॉर्म होने के लिए सपोज ये कोई ग्रीस का पार्ट है या फिर डर्ट, ठीक, तो इसके ऊपर क्या आना शुरू हो जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है वो एक एक कर मॉलिक्यूल्स इसके पास आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो वाटर को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स वो किसी ऐसे चीज के पास जाएंगे जहां पर नॉन पोलर पार्ट प्रेजेंट होगा। तो ऑयल या ग्रीस कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ग्रीस के ऊपर आ जाएगा एंड नेगेटिव वाला पार्ट किसकी प्रेजेंस में आ जाएगा? वाटर की प्रेजेंस में आ जाएगा। अब जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं
वो इनकी प्रेजेंस में आते हैं, इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंटरलॉक बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से। फिर जब हम ब्रश करते हैं उसके ऊपर, तो ये जितनी भी डर्ट होती है वो बाहर निकल जाती है और जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस था कि किस तरीके से डर्टी सरफेस को रिमूव किया जा सकता है, ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ सोप्स। क्लोइड्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है? फर्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं हम? या तो डबल डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन का यूज किया जा सकता है, रिडक्शन का यूज किया जा सकता है और हाइड्रोलिसिस का यूज किया जा सकता है। ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। डबल डीकम्पोजिशन में क्या देखने के लिए मिलता है? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जो एक मेन प्रोडक्ट है वो टूट जाता है। ऐसे ही डबल डीकम्पोजिशन में दोनों ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है। ये जो वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। AuCl3 रिड्यूस्ड हो जाता है। FeCl3 हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये जितनी भी चीजें हमें मिल रही हैं ये सारे के सारे क्या हैं, केमिकल मेथड्स हैं कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। AS2S3 ये एक कोलॉइड है। S AU FeOH3 ये सारे एग्जाम्पल्स कोलॉइड्स के हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड पर्टिकुलरली मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन सब को ऑब्टेन करने के लिए हम ब्रेडिक आर्क मेथड का यूज करते हैं। अब ब्रेडिक आर्क मेथड में क्या होता है? ब्रेडिक आर्क मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जनरली इलेक्ट्रिकल वर्ड जो आया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ बीच में हम अपने मेटल को रख देते हैं जिसका हमें सोल प्रिपेयर करना होता है। तो ये क्या है? ये वो मेटल है जिसका हमें सोल प्रिपेयर करना है। फिर उसको इतना ज्यादा हीट किया जाता है कि वो किस फॉर्म में आ जाता है? वेपराइज्ड हो जाता है। ओके, फर्स्ट मेथड है उसको क्या करा जाता है? वेपराइज्ड करा जाता है। वेपराइज्ड किसकी हेल्प से किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स की। जैसे देखा होगा दो तार होती हैं, दोनों तारों को जब हम टच कर देते हैं एक दूसरे से तो वो एक स्पार्क जनरेट करती है। ऐसे ही जब दो इलेक्ट्रोड्स को हम टच कर देते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीट प्रोड्यूस करती है और एक स्पार्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस कैसा हो जाता है? वेपराइज्ड हो जाता है। फिर वेपराइज्ड होने के बाद
क्योंकि अब हमने ये जो हमारा बीकर था, इस बीकर को आइस बाथ में रख रखा है। आइस बाथ का मतलब क्या होता है, हमने लिया कोई और बड़ा बीकर उससे, और उसके अंदर यहाँ पूरे में क्या भर रखी है, आइस भर रखी है, और आइस के बीच में दूसरे बीकर को हमने सेटल डाउन कर दिया। अब क्योंकि आइस भर रखी है, तो जितना भी हमारा जो ये वेपराइज्ड फॉर्म में ऑब्टेन हुआ था हमें, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। ओके, जो हमने वेपराइज्ड करा अब वो हमें किस फॉर्म में मिल गया है, कंडेंस्ड फॉर्म में मिल गया है। और इसी की वजह से क्या ऑब्टेन हो जाते हैं, हमें जो कोलॉइड्स है वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ये डिस्पर्शन मीडियम है जिसके अंदर हमने कोलॉइड्स को प्रिपेयर किया। पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है, पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर जो प्रेसिपिटेट होते हैं उसको कोलॉइडल फॉर्म में लेकर आया जाता है। अब हम कोई डिस्पर्शन मीडियम लेंगे, डिस्पर्शन मीडियम में एक थोड़ी सी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर हम ज्यादा डाल देते हैं तो फिर कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें कैसा चाहिए, स्मॉल अमाउंट चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स की। और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज की गई है, इसको क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ऑलराइट, जिससे कि कोई कोगुलेशन नहीं हो पाए। और पेप्टाइजिंग एजेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एडजॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं FeOH3 का, अब FeOH3 कोई सॉल्ट था पीछे अभी हमने देखा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हैं इसके सरफेस पे। इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरीके की इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि FeCl3 इसके अंदर ऐड कर दिए। अब FeCl3 हमने इसके ऊपर ऐड कर दी, तो ये जो Fe है ये जाकर इसके सरफेस पे ऐड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो FeOH3 है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और क्या बना लेगा, कोलॉइड्स फॉर्म कर लेता है। ऑलराइट,